तो our today's topic is उस्मान's कैलिफेट। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट वाज द कैलिफेट ऑफ उमर। ठीक है, कैलिफेट ऑफ उमर इससे पहले वाला टॉपिक था, और कैलिफेट ऑफ उमर में कि यू नो कि हाउ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैज़ बीन मार्टर्ड। ही वाज मार्टर्ड बाय a slave Abu Lulu Feroz. He was attacked by a Persian slave, and Umar radiallahu ta'ala anhu survived for 3 days. And during that time, he had made a panel of 6 people, and they have been given the responsibility. उनका काम ये था कि they have to elect the new caliph. We know कि वो जो 6 नाम थे, the 6 names there were Usman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf and Saad bin Abi Waqas. ठीक है, हमें पता है कि they were all those who were amongst the 10 blessed companions, Ashra Mubashshara, which are also the part of our syllabus in paper 1. Paper 1 में हमने ये चीज़ें, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटीज़ की हम अर्ली लाइफ पढ़ते हैं, बट हेयर इन पेपर 2 वी डिस्कस द कैलिफेट ऑफ अबू बकर, उस्मान एंड अली वगैरह ना। ठीक है, तो दीज 6 वर फ्रॉम द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस। 10 में से 2 की तो डेथ, मतलब हज़रत अबू बकर ऑलरेडी डाइड, उमर वॉज अबाउट टू डाई, ओके, बिकॉज ही वॉज इन हिज लास्ट डेज, ही वॉज सेवरली इंजर्ड। Abu Ubaidah bin Jarrah he had already died during the caliphate of Umar, and that was the choice of Umar रज़ियल्लाहु तआला अन्हु also, कि उन्होंने अपनी इलनेस के टाइम भी कहा था कि if there had been Abu Ubaidah bin Jarrah, अगर आज Abu Ubaidah bin Jarrah होते तो I would have nominated him as my successor। ठीक है, 3 तो ये निकल गए। ठीक है, एक कौन रह गए? सईद बिन जैद। सईद बिन जैद का नाम इसलिए नहीं मेंशन किया बिकॉज ही वॉज द रिलेटिव ऑफ उमर। उमर डिड नॉट वांट टू नॉमिनेट और अपॉइंट समवन इन द पैनल कि जो उनका क्लोज हो, जो उनका बहुत क्या रिलेशन था, यू नो, उमर्स रिलेशन विद सईद बिन जैद। सईद बिन जैद वाज द ब्रदर इन लॉ ऑफ उमर। याद है, उमर एक्सेप्टेड इस्लाम बिकॉज हिज सिस्टर फातिमा शी वॉज मैरिड टू सईद बिन जैद। सईद बिन जैद ही के साथ तो वो हाथापाई और हुई थी और जो उनको मारा था, इसकी वजह से इन लेटर ऑन ही रिसाइटेड द वर्सेस ऑफ सूरह ताहा एंड he accepted Islam at that time। तो सईद बिन जैद का नाम इसलिए नहीं मेंशन किया बिकॉज he did not, और अपने बेटे का भी नाम इसीलिए नहीं मेंशन किया था ना। लेकिन 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस में से सईद बिन जैद को इसलिए स्किप किया बिकॉज ही वॉज हिज रिलेटिव। ये ना हो कि उनके रिलेटिव में से किसी को फिर सपोर्ट मिल जाए वहाँ पे, तो ही स्किप दीज नेम्स एंड ही मैंशन दीज 6 नेम्स। उसका आप आइडेंटिफाई करें, उस्मान, तलहा, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ एंड साद बिन अबी वक़ास। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा था कि विद इन 3 days द नेक्स्ट कैलिफ हैज़ टू बी इलेक्टेड एंड ऑन द 4th day द कैलिफ मस्ट टेक द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, ज़्यादा डिले नहीं होगा, ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगी ये चीज़। देन आफ्टर हिज डेथ, उमर डाइड ऑन 1st of Muharram 24H। ठीक है, ये डेट आपको मेंशन कर दें। आप बताएं कि आफ्टर हिज डेथ मीटिंग वेंट ऑन, और हमने अच्छा ये भी बताएं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नेक्स्ट चॉइस ऑफ उमर वाज अब्दुर्रहमान बिन औफ। अबू उबैदा बिन जर्रा के बाद जो नेक्स्ट चॉइस वाज अब्दुर्रहमान बिन औफ, बट अब्दुर्रहमान वाज नॉट विलिंग टू एंड ही एक्सक्यूज्ड। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक्सक्यूज़ किया बिकॉज ही वाज अवेयर कि इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जितनी हाई पोस्ट है, जितनी हाई अथॉरिटी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इट वॉज नॉट एन ईजी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब्दुर्रहमान बिन औफ एक्सक्यूज कि ही इज़ नॉट विलिंग टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। ठीक है, तो उन्होंने मना कर दिया। एंड वी हैड मेंशन कि तलहा वॉज नॉट देयर एट द टाइम, तलहा वॉज नॉट प्रेजेंट, तलहा उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो इसलिए तलहा का भी ऑप्शन नहीं था कि उनको। एंड ये भी बहुत अहम बात थी कि द कैलिफ इलेक्शन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड इट मस्ट बी सॉल्व एट द अर्लीस्ट बिकॉज कैलिफ हैड सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एम्पायर विदाउट अ कैलिफ would be to run an empire without a caliph would be very much difficult. That is why they could not wait for Talha to come and give his opinion। तो जो लोग अवेलेबल थे उनके साथ मीटिंग करके इस मैटर को सॉर्ट आउट किया गया। ठीक है, आप फिर बताएं कि हज़रत उस्मान से जब पूछा ही मेंशन नेम ऑफ अली, हज़रत अली से जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उस्मान। एंड इन द सेम वे मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स वर ईदर इन फेवर ऑफ उस्मान और अली। तो फाइनल जो कंटेस्टेंट्स थे दे वर उस्मान और अली। तो since Abdurrahman bin Auf had withdrew his name from the post to be elected, so he offered his services। उनसे पूछा कि could you leave the matter on me and I bear Allah as a witness that I will not select but the better one of you। To which they both accepted। दोनों ने कहा, सब ने कहा कि ठीक है आप फैसला कर लें, आपको जो फैसला होगा वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, वो फैसला है। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या हुआ, अब्दुर्रहमान बिन औफ कंसल्टेड बोथ ऑफ देम सेपरेटली, दोनों से अलग अलग उनसे ओपिनियन लिया।
उनसे राय ली कि क्या वो क्या कहते हैं. सो अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में हमने देख लिया कि उन्होंने अपना नाम क्या कर लिया था. He withdrew his name because he was not willing to take this responsibility, his name from the candidacy. So he acted as a chairman to solve this issue. ठीक है. तलहा बिन उबैदुल्लाह was not there at the time. ठीक है. Majority of the votes were in favor of either उस्मान और अली. तो सबसे इंडिविजुअल ओपिनियन लेने के बाद उन्होंने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन दोनों से, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इन दोनों से पूछा कि दोनों से ये ओथ लिया कि इफ़ द अदर वन हैज़ बीन इलेक्टेड इन देयर प्लेस दे हैव टू एक्सेप्ट हिम एंड दे हैव टू फॉलो हिम. ठीक है. उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ओथ ये लिया कि मैं आपकी जगह अगर हज़रत अली को इलेक्ट कर लूँ, नॉमिनेट करूँ, तो यू हैव टू एक्सेप्ट हिम एंड यू हैव टू ओबे हिम. एंड ही एक्सेप्टेड, ही अप्रूव्ड. Same oath has been also been taken from Ali and Usman separately. And after consulting and taking opinion from the other senior companions, Abdurrahman bin Auf declared Hazrat Usman, okay, as a caliph. Abdurrahman bin Auf was the first to swear allegiance to him. सबसे पहले इनके हाथ पर बैत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने की. And then Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हु also followed. And then there was a general bayat. एक तो क्वेश्चन आ गया अबाउट उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. ठीक है. उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु's election. Sometimes they ask along with election they can ask you to write about the compilation of Quran. They can ask some other relevant question related to Usman or any other thing related to the caliph, because this topic is related to topic 3 of paper 2. It is topic 3 of paper 2, and usually one question or two question it comes from this topic. इस टॉपिक से एक तो सवाल आते ही आता है, नहीं तो दो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें से. तो इसको इसके सही से प्रिपेयर करना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, any one question or any two questions could be from this topic. That is topic 3 of paper 2. Topic 3 is the rightly guided caliphs. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है एक्सपेंशन एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को मिला के. हाउ ही मेंटेन हिज एम्पायर, हाउ द इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंडेड. ठीक है. एक्सपेंशन एंड द मेंटेनेंस, दैट हाउ ही एडमिनिस्टर्ड इट. ठीक है. हाउ ही मेंटेन्ड द इस्लामिक एम्पायर ड्यूरिंग हिज रूल. फॉर दिस we have to focus on the expansion, how the Islamic empire expanded at that time. Okay, mention कि Usman रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ruled for how many years? 12 years. And out of these 12 years, the first 6 to 8 years were glorious. They were remarkable. They were full of success, expansion. आपने थोड़ा सा जब एक्सपेंशन की बात करनी है थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें. बैकग्राउंड ये दे दें कि ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, Muslims they fought against the Byzantines and also the Persians. They were fighting at two fronts. They fought at two fronts and they defeated the superpower of that time. They were very much powerful. ठीक है. तो उन दोनों को उन्होंने, Muslims they have given them a very tough time and Muslims they conquered their areas. So Muslims had conquered Alexandria, okay, and also much of the part of the Persia during the caliphate of Usman, during the caliphate of Umar. But with the death of Umar, there were revolts in several areas. Like there was a revolt in Alexandria at the time. Usman radiallahu ta'ala anhu crushed the revolt. Amr bin As was sent. Uske Usman sent Amr bin As, and the revolt in Alexandria was put down. It was crushed because Heraclius had sent an army from the sea, from Constantine, the Constantinople. Okay, and they wanted to get these areas back, okay, which they had lost. Since It is sent to Constantinople or from Constantinople? It is sent to Constantinople. From? Or is it for the Constantinople conquered during the? No, it was not conquered during Umar's Khilafat. It was later on conquered by Sultan Muhammad Fateh, Sultan Muhammad II. Later on, Constantinople was not conquered during that time, during the time of the rightly guided caliphs. Okay, it was conquered later on during the time of Umayyad. So this battle was fought, and again Muslims regained control over Alexandria. Byzantines and the Persians. Okay, they fought at two fronts. Okay, towards Persians, they defeated them, like Iraq, Persia, and much of that area has been conquered. And towards Syria, Egypt, these areas were also conquered during Umar's caliphate. They fought against the Byzantines and they defeated them. Muslims, they had conquered Egypt, and also during the last days of Hazrat Umar, they had also conquered Alexandria, the port city, which was very much important. But with the death of Umar radiallahu ta'ala anhu,
the people living in these areas, particularly the supporters of Jews, the Byzantine Empire, they revolted. Okay, they revolted against the caliph, the governor. So Usman sent Amr bin al-As, who defeated the Romans, and he put down the uprising. Then there was a revolt in Armenia and Azerbaijan. So two commanders were sent. Usman first sent Walid bin Uqba, and along with Walid bin Uqba, he sent Salman bin Rabia. These two commanders were sent. Okay, they conquered these areas. Saad bin Abi Waqas was the governor of Kufa, and he was unable to handle the situation there. People, they revolted. There was an uprising in Armenia and Azerbaijan. यहाँ पे भी revolt हुआ. इस revolt की वजह से साद बिन अबी वकास जो थे वो वहाँ हालात को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल ना होने की वजह से इन्होंने क्या किया कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने appointed Walid bin Uqba, a new governor, and Walid led a successful campaign, and with the help of the additional force of Salman bin Rabia, okay, and he was appointed to reconquer Armenia. So Armenia and Azerbaijan were reconquered. Not only these areas were conquered, but along with that, whole of the North Africa was also added in the Islamic Empire with the help of Abdullah bin Sara, and I told you that was Abdullah bin Saad. Okay, Abdullah bin Saad or Abdullah bin Sara is same, the governor of Egypt. Okay, with the permission of Usman radiallahu anhu, Muslim army and Muslim commanders, they advanced further, and they first captured Tripoli, and people there agreed to pay 25,000 dirham yearly as a jizya to the Muslims. And after, okay, it's already mentioned, 25,000 dirham jizya was, a treaty was signed that they will pay a jizya of 25,000 annually, yearly. Okay, and then उस्मान ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ reinforcement भेजी, ठीक है, from Medina to assist the Egyptian governor. And with that, Muslims, they conquered Tripoli, Tunisia, Algeria, Morocco. These areas were conquered, and the whole of the North Africa has been conquered during the Khilafat of Hazrat Usman. So, एक देखो इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं. Number one, how he crushed the revolt. They were revolt at particularly these two places. Alexandria अलग बात करो, और फिर Armenia and Azerbaijan की बात करें. Next you have to mention कि उसके बाद कहाँ revolt था? There was a revolt in there were further conquests. Further conquest में आप बताएं कि whole of the North Africa has been conquered. एक North Africa की बात पूरी बनेगी. एक फिर बनेगी islands की. That several islands have been conquered, and for the first time Muslims they built navy. आगे हम navy की बात करेंगे. ठीक है? अच्छा, आई वुड सजेस्ट कि आप इसकी साइप्रस की और नेवी की बात आखिर में करें, और उससे पहले आप बात करेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ ईरान एंड पर्शिया की. ठीक है? देन वी विल टॉक अबाउट द नेवी एंड द नेवल कॉन्क्वेस्ट. तो पहले अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वाज सेंट फ्रॉम मदीना विद द रीइंफोर्समेंट, और फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको भेजा था ना, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्स मुस्लिम दे कॉन्कर्ड दीज एरियाज. टुनीसिया, मोरक्को, अल्जीरिया एंड होल ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका हैज़ बीन कॉन्कर्ड. क्लियर? फिर इसके बाद आप मेंशन कर दें कॉन्क्वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट. ईस्ट मतलब जहाँ जो दैट इज़ द इंडियन बॉर्डर, सब कॉन्टिनेंट बॉर्डर. इस्लाम एंड इस्लामिक एम्पायर एक्सपेंडेड टूवर्ड्स दैट बॉर्डर. अफगानिस्तान, ईरान, ओके, खुरासान, मकरान, ओके, ये दीज एरियाज वर कॉन्कर्ड. So much of the Persia was conquered during Umar's Khilafat. लेकिन afterwards, ठीक है, there were several uprisings afterwards. These uprisings were crushed by Abu Musa Ash'ari. Abu Musa Ash'ari was the governor, but he was dismissed, and Usman appointed Abdullah bin Amir in his place. Okay, so the new governor, he defeated the rebellions, he defeated the revolt, he crushed the revolt, and with the help of Sayyid bin Alas and Abdullah bin Amir, they added new areas in the Islamic Empire. Like you can identify Hisraf, okay, Ghazni, Kabul, and you can mention Khurasan, Makran, okay, these areas were conquered, and Islamic Empire expanded towards these areas. Even these areas were also conquered by the Muslims. So Sayyid bin al-As, he led a huge army and defeated these revolts, and Muslims, they conquered much of these areas. So Muslim here, they had defeated the Persian Empire completely. Okay, here they had completely defeated the Persian Empire, and it was completely crushed. So there were further conquests towards east.
ठीक है। ईस्ट की तरफ की जब हम बात करेंगे, पहले हमने बात की वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका की बात की हमने, ठीक है, हमने और वहाँ के एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद यू ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई दीज एरियाज़ फॉर कॉन्कर ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ उस्मान। ठीक है, आपके साथ ये पावर स्लाइड्स है, इसके साथ शेयर करूँगा, लिख लिया, ठीक है, कोई चीज़ मिस हो जाए डोंट वरी। Then you have to talk about, with the permission of Usman radhiyallahu anhu, Muslims for the first time they built navy. Okay, they worked on navy, and Umar radhiyallahu anhu did not allow during his rule to go for the naval war because he was not in favor, because it would be very much difficult and there would be the loss of life, and Muslims don't have that much expertise in the naval warfare, so he was not in favor. But Hazrat Muawiyah radhiyallahu anhu and the governor of Egypt, Abdullah bin Saad, they had realized that Muslims should have a strong navy so that they would be superior over the Byzantine army. ठीक है, तो इसलिए जो था उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि without having a naval force, Muslims would not be that much strong as compared to the Byzantine army. So Usman radhiyallahu anhu ने परमिशन दे दी, इन दोनों ने मिलकर जो है वो वर्क किया, एंड दे मेड अ फ्लीट ऑफ 200 to 500 शिप। ठीक है, दे फर्स्ट कॉन्कर्ड अब्दुल्ला बिन सरा या अब्दुल्ला बिन साद, ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, डोंट कंफ्यूज। अब्दुल्ला बिन सरा, द गवर्नर ऑफ इजिप्ट, ऑल्सो ज्वाइन हिम विद हिज ओन फ्लीट। सो द पीपल ऑफ साइप्रस मेड अ ट्रीटी, द फर्स्ट आइलैंड विच वॉज कॉन्कर्ड बाय द मुस्लिम was the island of Cyprus, and the people they agreed to pay 7,000 jizya yearly, 7,000 dirham jizya every year। ठीक है, यहाँ के रहने वालों ने एग्री कर लिया कि दे विल पे हाउ मच जिजिया, 7,000 dirham yearly, and they also promised that they will support Muslims and they will inform them of any possible attack from the Byzantine army। ठीक है, बाइजेंटीन की तरफ से जब भी कोई इस तरह की कोई अलार्मिंग कंडीशन होगी तो वो मुसलमानों को सपोर्ट भी करेंगे और उनको पहले से अलार्म भी कर देंगे। अब्दुल्ला बिन साद और अब्दुल्ला बिन सरा एक ही बात है, मैंने कहा दोनों एक ही बात है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत। तो एंड द फर्स्ट मेजर बैटल विच वॉज फॉट बाय द मुस्लिम्स, नेवल वॉर, इट वॉज द बैटल ऑफ Phoenix, okay, Phoenix, the battle of Mars। So the Byzantine, they had made a fleet of 500 ships and they had sent it to the Syrian coast. When Muslims they got to know, Arabs को जब पता चला, this was the first naval battle in which Muslim and Arabs they had fought against their enemies। So Muawiyah's fleet along with Abdullah bin Sarah's fleet, these two main commanders, the governors, they joined their fleets and they advanced and met the enemy at the coast of Mount Phoenix। Okay, it is also known as Phoeniki, the battle which was known as the Battle of Mars, it was fought, and Muslims they not only crushed the Byzantine fleet of the fleet, they proved themselves that much capable, powerful। उनकी पूरा जो वो था fleet थी वो पूरी की पूरी तबाह हो गई, ठीक है, and Muslim they showed their dominance in the Mediterranean and that they are that much powerful। ठीक है, there was that much bloodshed in the sea in the naval war that sea water turned red। ठीक है, ये जो बैटल थी इसके अंदर the sea water turned red। After a terrible battle the Byzantines were defeated, their fleet was completely crippled, ठीक है, destroyed, and the sea water turned red। This laid the foundation of the Muslim sea power and this is also known as the Battle of Phoenix। So that is about the expansion, ठीक है, expansion, military expansion, these were all the military expansions। आपसे पूछे जा रहे हैं ना कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की सर्विसेज में, तो पर्टिकुलरली when you are asked to write about the services of Usman रज़ियल्लाहु अन्हु, write about the expansion, that how the Islamic empire expanded। He crushed the revolt, the Islamic empire expanded towards, they conquered whole of the North Africa, further conquest towards east, Tunisia, Kabul, Hisra, Ghazni, okay, in these areas, Tabristan, Khurasan, these areas were conquered। Armenia and Azerbaijan were reconquered, and then Muslims they established their rule in sea also। ठीक है, naval battle के अंदर भी उन्होंने अपने आप को क्या किया, प्रूव किया कि they are that much capable and powerful। ठीक है, क्लियर है। एक तो ये हो गई उनकी मेजर सर्विस। अदर देन दैट यू कैन राइट अबाउट द कंपाइलेशन ऑफ कुरान, द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द होली कुरान। कंपाइलेशन ऑफ कुरान के अंदर जो थर्ड स्टेज है, द थर्ड स्टेज इज ऑफ द स्टेज ड्यूरिंग द उस्मान्स रूल, वो पूरी बात के डिफरेंस इन द रेसिटेशन बिटवीन द सीरियन एंड इराकी पीपल, एंड दैट हैज़ बीन कन्वेड टू उस्मान बाय, हु कन्वेड इट टू उस्मान,
Huzaifa bin Yaman radhiyallahu anhu conveyed this matter to Usman radhiyallahu anhu about the difference in the recitation, regional differences, ठीक है, difference in the dialect in the recitation of the Holy Quran. Syrians का different है from the Iraqi people, and this has been noticed by one of the Prophet companion Hudhaifa bin Yaman, and he brought it into the notice of Usman. Usman, after having a meeting with Shura, the advisory council, he decided to make a standard copy on the accent of Quraysh. Okay, he reappointed Zaid bin Sabit, and along with Zaid bin Sabit he appointed 3 people from Quraysh. 3 लोगों को कुरैश में से अपॉइंट किया था. They were Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris, and Saeed bin Al-As. They people were appointed along with along with Zaid bin Sabit. They took copy from Hazrat Hafsa. Musaf Hafsa was taken, and it was given to Hazrat Zaid bin Sabit and the committee which has been made. So they recompiled it in the accent of Quraysh. Qurayshi accent के according उसको recompile किया गया. And finally, when this copy was prepared, it was recited loudly, and it was again recompared and उसको check किया गया, verify किया गया with the original copy which has been earlier prepared during the caliphate of during the caliphate of Abu Bakr. उसको verify किया गया. And finally, further more copies, 7 copies कहा जाता है कि उसकी बनाई गई थी. 7 more copies were made, and these copies were sent to all the provincial capitals. ये बात भी कर. तो one of his greatest service was the recompilation and the standardization of the Holy Quran, and for this reason he has been given the title. What title has been given? Jamiul Quran, the one who had gathered the whole ummah on one reading of Quran. That is again his another service. What are his other services? Other services में हम उनकी बात करेंगे कि how he administered the Islamic Empire. Administration को भी आप अपने आंसर में लेकर आएंगे, ठीक है. आपसे जब कहा जा रहा है कि expansion and how he maintained it, ठीक है. उनकी क्या सर्विसेज थी, उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया, कैसे जो है इस्लामिक एम्पायर को मेंटेन किया, ठीक है. वेलफेयर वर्क क्या क्या किए गए, जैसे हमें पता है ना कि एक्सपेंशन ऑफ मस्जिद नबवी, ठीक है, एडिशन इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ हिज officers, ठीक है. And in the same way he did so many welfare work, ठीक है, highways and rest houses and several other things which has been done. Several wells were dug, and the proper arrangement of water has been made during the Khilafat of Usman. So Usman radhiyallahu anhu, he had ruled for about 12 years. His rule is of 12 years, and during his rule it was marked as prosperity and the conquest. There were so many conquests. So what we can identify, there were many zakat payers. Okay, so they were good economically, they were in a good condition, ठीक है. Financially they were very much stable now, ठीक है. उनके अंदर stability आ गई, बहुत ज़्यादा strong आ गए, हो गए ना ये लोग फिर इस तरीके से. तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु followed the same principles of Umar रज़ियल्लाहु अन्हु. Umar रज़ियल्लाहु अन्हु had introduced several reforms. Okay, during that time there was Majlis al-Shura. So Usman radiallahu anhu used to manage the affairs by taking advice through consultation. Okay, who were the prominent members during the in Shura, in Majlis al-Shura during the Caliphate of Usman? They were Ali, Talha, Zubair. They were the prominent companions of the Holy Prophet, those who were in Majlis al-Shura. So he, however, used to consult the governors also appointed in the various areas and the companions in the governmental tasks. Okay, he held meetings with the district administrators in order to be informed of the condition of the country. Caliph was available to listen their complaints. Okay, there was annual gathering in Makkah every year for the purpose of Hajj. Usman radhiyallahu anhu would listen to the complaints of the people directly. ठीक है, ये हज़रत उमर के ज़माने से चला आ रहा था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु also used to listen the complaints of the people from different areas openly, and he used to solve these problems then and there, and he would give direct instructions दे देते थे उस वहाँ के गवर्नर्स को कि क्या फ़ैसला लेना है और क्या करना है. So उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु continued and he followed these जो पॉलिसीज़ थी वो वैसे ही चलती रही वहाँ पे, ठीक है. जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में जो डिपार्टमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे बैतुल माल है, जुडिशरी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, दे वर फर्दर एक्सपेंडेड एंड ऑर्गेनाइज्ड. उनको फर्दर एक्सपेंड किया गया. न्यू पोस्ट वर क्रिएटेड एंड ही अपॉइंटेड efficient and capable people over these posts. Okay, public officials were kept under scrutiny. There was check and balance.
Usman radhiyallahu anhu was not as strict. Here we can identify that how was his administration. He was not that much strict as compared to Hazrat Umar radhiyallahu anhu. Okay, but he never allowed anyone to act contrary to the Islamic values. ऐसा नहीं हुआ, ठीक है. लीनियंसी का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उन्होंने गलत चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया. Okay, on the occasion of Hajj, she permitted people to lodge complaints against the government officials. This was started during the time of Hazrat Umar radhiyallahu anhu, and it was still practiced during his time. So this could be sort of democracy was starting. Yes, it was like a It democracy. was like the freedom of speech was being given out. Yes, freedom of speech, and everyone can have his scrutiny मतलब checking and verification of everything. Kept under scrutiny मतलब हर चीज़ को check और verify किया जाता था, उसको recheck रखा जाता था उसका. So because the increasing conquest, the बैतुल माल की जो income है वो भी बढ़ गई थी ना. So he increased the allowances को उन्होंने बढ़ा दिया government officers के. So when he was appointed, he increased the salaries by 25% as a goodwill gesture from his side. ठीक है. In the same way, several public work has been done, like building of the network of the bridges, roads, highways. 5,000 mosques were constructed, and in the same way, several development work has been done during his. Okay, so these were the public welfare works which has been done. Okay, and checkposts, guest houses, and several other things were constructed. So it was a time period in which जहाँ पे बहुत ज़्यादा prosperity है, ठीक है. Prosperous work has been done for the welfare of the people at that time. He took significant steps for the availability of water. We know कि शुरू में भी क्या था, there was a shortage of water in Medina when Prophet migrated to Medina. At that time he managed and solved the problem. He purchased a well from a Jew in 20,000 dirham and donated it for the people of Medina. Again he constructed a dam, that was Mahroz Dam, which was built near Khyber, toward from the direction, because Medina, whenever it rained towards Khyber, Medina was flooded from the direction of Khyber. So Usman radhiyallahu anhu decided to construct a dam towards that side so that Medina could be saved from frequent flooding, and the water could be used later on for different purpose. ठीक है. तो इसलिए जो है that a dam was built, and this is another significant achievement for Hazrat Usman radhiyallahu anhu which he did. So this dam was built. You can even mention the construction and expansion of Masjid Nabawi and Masjid Haram. Usman further extended the mosque of about 5 meters towards south, 5 meters towards north, and by 5 meters towards west. Fine. And although the mosque was हम उसको कह सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा और अच्छा बेहतर किया गया, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट वगैरह यूज़ किया गया, बट द सिंप्लिसिटी वॉज केप्ट. ठीक है, जो सिंप्लिसिटी थी मॉस्क की वैसे ही रखी गई. सो बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विद डेकोरेटिव स्टोन्स एंड लाइम प्लास्टर and was used to construct the material. Roof was made of teak wood. The columns were also made of decorative stones and were hollow inside. Iron bars and the molten lead was put inside the column to reinforce them. Usman supervised the construction activities personally. So that was another great work of Usman during his Khilafat about the expansion and the reconstruction of Masjid Nabawi. And since he was very much generous, कि वो जो है जैसे रमज़ान में necessary that people they used to donate their wealth, ठीक है, तो रमज़ान में he would provide them food free of cost during the sacred days, during the month of Ramzan and during other sacred days, because these are the events of the festivity for the Muslim festivals, and Muslims should spend these days with full zeal, with zest and enthusiasm. So that is why free meals were distributed by him from the empire, from the caliph at that occasions. So identify more of his administrative works. Like Umar radhiyallahu anhu had built cantonments, further several more cantonments were built. Their salaries were also increased, and he raised the salaries of the armed forces and other officers by 25%, which I have already mentioned. And you can talk about that there were several warships in the naval force. Muslim Navy defeated the mighty Roman Navy consisting of 500 warships, and Muslims they proved their superiority of the naval force also during his rule. Usman radhiyallahu anhu also built, there were purpose-built markets. Purpose-built markets were also constructed, और उनसे जो rent आता था that was spent to feed the poor and the needy. गरीबों की और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें उससे पूरी की जाती थी.
ठीक है, मार्केट्स बनाई गई, प्रॉपर पर्पस बिल्ट मार्केट्स वर बिल्ट, ठीक है, और उनको देवर गिवन ऑन रेंट, ठीक है, रेंट के ऊपर उनको दे दिया जाता था. सो अच्छा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी थी कि उस्मान रज़ियल्लाहु डिड नॉट कंसिडर द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच हैज़ बीन लेड डाउन बाय उमर दैट मच नेसेसरी. तो उन्होंने वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को जो है ख़त्म भी कर दिया, ठीक है. ऑन द ओकेजन ऑफ फ्राइडे ही हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सेकंड कॉल फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल सो दैट दे वुड नो दैट प्रेयर इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है. लोग बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ द सिटी एंड बिकॉज ऑफ द टू मच क्राउड इन द मार्केट, पीपल वर हैविंग डिफिकल्टी इन हियरिंग अजान. सो आफ्टर हैविंग अ कंसल्टेशन विद द शूरा विद द एडवाइजरी काउंसिल, इट वाज डिसाइडेड कि सेकंड अजान शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. अ सेकंड अजान वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग हिज खिलाफत. These are the main development work, administrative works which has been done during his खिलाफत, ठीक है. आप इसको इसी तरीके से आइडेंटिफाई करो अपने आंसर में. दो तरह के सवाल हो गए, एक हो गया इलेक्शन. इलेक्शन के साथ कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछी जा सकती है, या कंपाइलेशन ऑफ कुरान भी पूछी जा सकती है, या आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेस हाउ द इस्लामिक एम्पायर एक्सपैंडेड एंड हाउ उस्मान एडमिनिस्ट्रेड. तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को आपने भी साथ में लिखना है. एक पेज, 1 पेज, 1.5 पेज आपका बनेगा अबाउट हाउ द इस्लामिक एम्पायर एक्सपैंडेड, कि एक्सपेंशन कैसे हुई थी. और नेक्स्ट आपका फिर बनेगा कि इस्लामिक एम्पायर के बारे में कि हाउ ही एडमिनिस्टर्ड इट, ठीक है. उसमें जो हेडिंग्स नहीं होती, आप पैराग्राफ चेंज कर दें, हर बात से रिलेटेड आप पैराग्राफ चेंज कर दे रहे हैं, एक नई बात आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको उसके हिसाब से पैराग्राफिंग करें. हेडिंग्स नहीं होते इसके, कोई मार्क्स, ना कोई मार्क्स होते हैं और ना ही वो इतना ज़्यादा कोई अच्छा समझा जाता है इसमें. क्लियर हो गई बात. तो ये दो तरह के सवाल हो गए. तीसरा क्वेश्चन जब हमारे पास आता है, थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट हाउ what were the charges and the revolt started against Usman radhiyallahu anhu, okay, and the way he was assassinated, his assassination and the revolt, ठीक है. तो charges against Usman radhiyallahu anhu, what charges he faced, what were the causes of these revolt and how he has been assassinated. तो ऑल टुगेदर हम देखेंगे तो 4 या 5 चार्जेस थे. पहले तो उनके कॉजेज़ क्या थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ दीज रिवॉल्ट अगेंस्ट उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु. के कॉज क्या थे. उनकी लीनियंसी, उनकी काइंडनेस, ठीक है. पर्टिकुलरली वी विल टॉक अबाउट द Jews, Persians, Byzantines. They were ready to take revenge. Why? Because they have been defeated. Jews were living in Medina, okay, before Holy Prophet's arrival. Because of their own activities, Holy Prophet wanted to have good relations, but since उनकी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से they have been exiled from Medina. They settled in Khaybar and some of them they went to Syria. फिर क्या हुआ. Afterwards, Muslims they also conquered Khaybar because they were planning to attack on Medina. They were planning to fight against the Muslims. ठीक है, वो तो जंग करने की तैयारी कर रहे थे. तो इसकी वजह से क्या हुआ. Prophet peace upon him took action और फिर उससे they were defeated there. They requested Holy Prophet to let them stay in Khaybar, but लेकिन फिर उन्होंने जब मज़ीद साजिशें की, उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चली, तो फिर क्या हुआ. They were exiled from Khaybar also and they went to Syria. Syria चले गए. Then in Syria, during the Khilafat of Hazrat Umar, during his caliphate and rule, Syria was also conquered. Up now they were living, they have lost their status, their lands, their rule. So they were living as a minority and they were paying jizya to the Muslims. So they were not happy with the growing power of the Muslims. They wanted to take revenge. क्या बदला लेना चाहते थे. लड़ नहीं सकते थे. They were unable to fight and they were unable to defeat Muslims in the battlefield. तो उन्होंने क्या सोचा कि उनके दरमियान क्या करें. इख्तलाफात, ठीक है, उनके दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट करें. So they were those who had instigated the rivalry between the two main tribes of Muslims, Banu Umayyah and Banu Hashim. These were the two main tribes. तो उनके दरमियान ये जो नफ़रत का और डिसयूनिटी का जो बीज जो they sow the seed of the disunity and such type of rivalry amongst the Muslims. And these Jews were led by Abdullah bin Saba. His movement is known as Sabai movement. He was the status of Abdullah bin Saba that he was able to influence people. Was he chief of some tribe or? He was very influential and he expressed himself like that. He was a devout Muslim and he is very much concerned about the Prophet's family and his Ahle Bayt. Actually, he showed himself that he is very much he has too much love and affection with the Prophet's family and Ahle Bayt, but behind this love and affection he had his hidden intentions. So did he have his status in his own living life? Was he the chief of? Definitely, that is why he has gained that much popularity and support, and maybe because of the reason, because of his
कन्विंसिंग एटीट्यूड, ठीक है, एंड बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो लोगों को कन्विंस कर सकता था अच्छे तरीके से, और वो समझ गया था कि मुसलमानों की वीकनेस है क्या, किस चीज़ के ऊपर वो उनको आपस में इंस्टिगेट कर सकते हैं और आपस उनको प्रोवोक कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ. So he got the point, and he realized and he found that he can make his ground firm there in Kufa, Basra and Egypt, because there he could have so many supporters in the form of Jews and the Persians. ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फर्टाइल ग्राउंड था जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ को प्रॉपर वे में स्प्रेड कर सकता था, और उसने ही वॉज वेरी मच सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग हिज आइडियाज़. उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने शुरू में जो है इन चीज़ों को लाइट लिया, ऑल्दो उस्मान हैड हिज स्पाई, उनके जासूस थे, उनके रिपोर्टर्स थे, बट उस्मान रज़ी अल्लाह तआला showed some leniency and he overlooked the complaints and the mistakes that has been done by the people. वहाँ के जो गवर्नर्स भी थे उन्होंने इन चीज़ों को शुरू में सीरियसली नहीं लिया. They overlooked the activities which were going on in the area till their feet became firm. ठीक है, वहाँ पे वो लोग उनके क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए ना. तो इस वजह से it became very much difficult for Usman रज़ी अल्लाह तआला later on to take action against them. If he had taken action in the very beginning, there were chances कि हो सकते हैं हालात पर इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना होते और वो उसको स्ट्रिक्टली अगर शुरू में ही डील कर लेते तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम शायद ना होती. तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड सेंडिंग सर्कुलेटिंग फेक लेटर्स अगेंस्ट उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ फोर्स लेटर्स वर सर्कुलेटेड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट उस्मान. ठीक है, what were these misunderstandings and the charges which were led against Usman, that he was charged with nepotism. ठीक है, तो first charge against him was of nepotism, that he has appointed inefficient relatives as governors. आपने हर इसमें से हर एक जो एलिगेशन है, जो चार्ज है, उसको डिस्क्राइब भी करना है और उसकी रियलिटी को डिस्क्राइब भी करना है. ठीक है, ऑल टुगेदर कितने प्रोविंस थे, 12. आउट ऑफ दीज 12 प्रोविंसेस 4 हैड उस्मान्स रिलेटिव्स. बाकी जो 8 प्रोविंसेस हैं वो बनु उमैया में से उसमें कोई भी गवर्नर नहीं है, उनकी फैमिली में से उनके रिलेटिव्स में से कोई भी नहीं है. ठीक है, लेकिन ओनली 4 ही हैड हिज रिलेटिव्स ओनली ऑन द 4, एंड आउट ऑफ दीज 4, ठीक है, उनमें जो 4 जो थे वो इजिप्ट है, सीरिया है, कूफा एंड बसरा है. और इन 4 में से भी 2 आर अपॉइंटेड बाय उमर एंड उस्मान लेट देम कंटिन्यू देयर ऑफिस. ठीक है, उन्होंने उनको कंटिन्यू रखा. ठीक है, बिकॉज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वांटेड कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उन्होंने जो चीज़ें शुरू की हैं, उनको चलने दिया जाए, उसके अंदर चेंजेस ना की जाएँ. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एडवाइस की थी अपनी डेथ से पहले कि जो चीज़ें उन्होंने द रिफॉर्म्स विच ही हैज़ इंट्रोड्यूस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क विच ही एस्टैब्लिश शुड नॉट बी चेंज एट लीस्ट फॉर अ ईयर. एक साल तक उसको ना छोड़ा जाए. हाँ, उसके बाद अगर कोई मॉडिफिकेशन हो. उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फॉलोड द एडवाइस ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एंड ही, ठीक है, उन्होंने उनकी पॉलिसीज़ को जारी रखा, कंटिन्यूटी रखी उससे. ठीक है, तो 12 प्रोविंसेस ऑल टुगेदर, एंड आउट ऑफ दीज 12 प्रोविंसेस उस्मान हैड हिज रिलेटिव्स ओनली ऑन 4. ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज 4, ठीक है, इसमें से 2 जो थे दे वर अपॉइंटेड बाय उमर, इजिप्ट एंड सीरिया. ऑन इजिप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज सीरिया. ऑन सीरिया देयर वाज हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, and he was the governor of Syria, and Usman radiallahu anhu let him continue his office, and he was appointed by Umar. On Egypt there was Abdullah bin Saad. He was the foster brother of Hazrat Usman radiallahu anhu. उनके foster brother, दूध शरीक भाई हैं. ठीक है, Usman made him the governor of whole Egypt. Okay, he was successful because during his rule whole of the North Africa has been conquered. उन्हीं के ज़माने में पूरा North Africa जो है वो conquer हो गया. Then on Kufa there was Saad bin Abi Waqqas was there. Usman removed Saad bin Abi Waqqas because he was unable to handle the situation and uprising and the revolt in Kufa. So there was a revolt in Kufa which he was unable to crush. So Usman radiallahu anhu removed Saad bin Abi Waqqas and he appointed Walid bin Uqba, who was his step brother. Fine. And Walid bin Uqba, he conducted successful campaigns. He crushed the revolt and he served the people of Kufa to the best of his abilities. And during his rule, he led successful campaigns in Azerbaijan, Armenia. Okay, and these areas were also reconquered. And then in Basra, there was Abu Musa Ashari radhiyallahu ta'ala anhu at that time. And since people they demanded to change the governor, people according to the wishes of the people of that province,
Usman appointed Abdullah bin Amir, who was his cousin, who was Usman's cousin, and during his rule he crushed the revolt in some of the areas of the Basra and Persia, and he reconquered the whole area of Fars, Sistan, Khorasan. These areas were reconquered during his rule. Okay, so these appointments were made on capability. They were great, capable people. They were towards east, Fars, Persia, Sistan, Khorasan. They were in Iran. Again, fine. So these areas were conquered during that time, reconquered during the Caliphate of Usman radhiyallahu ta'ala anhu. Then you can identify some other areas. You can mention that Caliph had the absolute right that he can appoint anyone. अगर खलीफा दो प्रोमिस के ऊपर भी अपनी मर्जी से किसी रूलर को अपॉइंट नहीं कर सकता तो वो खलीफा किस बात का है? मतलब he had no authority, that he cannot appoint anyone with his own decision and with his own power. He had that right. There was no such restriction on the caliph that he cannot nominate anyone from his relative as a caliph. He had the absolute right. There was no such restriction and bar on the caliph कि वो अपनी मर्जी से किसी को अपॉइंट नहीं कर सकता. और हम ये भी जानते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनकी तो एज अच्छी खासी थी उस वक्त तक, तकरीबन he was 82 years old by that time. So it was a little bit difficult, हम कह सकते हैं कि उनके लिए इस एज में इतनी सारी चीज़ों को मैटर्स को लुक आफ्टर करना मुश्किल था होगा. 82 at that time. By that time he was 82 years old. So he wanted कि किसी ऐसे को अपॉइंट करें, the one who is capable, the one on whom he could have trust, the one ठीक है he would be able to rely on him, जिसके ऊपर वो कंप्लीट भरोसा कर सकें, कैपेबल हो, पावरफुल हो, और जिसकी तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम. उस ज़माने के इस एज के भी लोग काफ़ी ज़्यादा इसी एज में, हाँ इसी एज में उनको शहीद किया गया, 82 के अराउंड. So his life ended at the age of 82. जी His life ended at the age of 22. It was his last year. बस यही समझ लो कि लास्ट 82 के अराउंड इनकी डेथ भी हुई है. ठीक है, ये लास्ट ईयर्स के ये सारी इवेंट्स हैं ना सारी जो कि these charges were put against him because the charges he faced it happened during the last 4 to 6 years. ठीक है, तो यही तकरीबन इनकी एज आप इसको आप एग्जैक्टली इसको अप्रॉक्सीमेट करके चेक भी करना कि बिकॉज ही डाइड इन 35 एज एंड ही वाज बोर्न इन 576. तो आप उसको कैलकुलेट कर लो इसके हिसाब से 576 और 35 एज का मतलब है 654 हाँ 654 या 655 के अराउंड. अभी हमने यहाँ पे देखा था ना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का कि उनकी खिलाफत इज़ फ्रॉम 656. ही डाइड इन 656. कितनी एज बनी? फ्रॉम 576 टिल 656. जब इसको कैलकुलेट करके तुम बताओगे, ठीक है, मुझे ही बताओगे और क्लास को ही बताओगे कि हाउ मच वाज हिज एज एट दैट टाइम व्हेन ही डाइड. तो एनीवेज वी टॉक्ड अबाउट 80 by 82 he was around 82 years old when he died. 576 में पैदा हुआ. हाँ, तो ज़ाहिर बात है अरेबिक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 82 के करीब बन जाएगी क्योंकि 644 तो खिलाफत स्टार्ट है, ये खिलाफत है. इट इज़ फ्रॉम 644 to 656 12 ईयर्स की खिलाफत है इनकी. ठीक है, रूल है, वो बर्थ नहीं थी उनकी. बर्थ इज़ 576 अप्रॉक्सीमेटली, जो हम अप्रॉक्सीमेशन क्योंकि बर्थ भी हम एग्जैक्टली तो एस्टिमेट ही कर सकते हैं ना तो उतना. So these were the charges which were put against Usman radhiyallahu anhu, and Usman radhiyallahu anhu faced these charges. So he had absolute right that he can nominate anyone as his successor. किसी को भी वो अपॉइंट कर सकते थे, and they were capable. ठीक है, he wanted someone on whom he could have full trust because he cannot interfere in their day-to-day affairs. Other charges में हम बात कर सकते हैं कि that he was weak and he don't have any efficient control and he did not exercise his control over his governors. फाइन, ठीक है, तो ये वाली बात. Thirdly, he spent lavishly from Baitul Mal. We know कि he was very much generous. He spent 20,000 dirham to purchase a well at a time when there was a shortage of water in Medina. Okay, and he donated it to the people of Medina. Okay, free of cost. Then we know his contribution in Tabuk expedition. We know his other contribution at different occasions. Usman was very rich, and he was also very much generous. And Prophet peace upon him was also very much pleased with the donation and the services of Usman radhiyallahu anhu during his lifetime. So Usman radhiyallahu anhu was spending lavishly
to help the people. And if the person is rich, he can have a lavish life as per his income, as per his capacity or his wealth, because there is no such restriction. If he was having a lavish life because he had that much sources of income, so there was no such restriction, and he can, whatever he had spent on his relatives, it was from his personal income, from his personal earning. It was not from the Baitul Mal, the public treasury. तो ये उनके पर इल्जाम इल्ज़ाम था. दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने अपने रिलेटिव्स के ऊपर खर्च किया भी है बैतुल माल में से, तो ही हैड स्पेंट इट ऑन दोज रिलेटिव्स हु आर डिजर्विंग एंड नीडी. एंड पब्लिक ट्रेजरी इज़ फॉर दिस पर्पस. होता ही इसीलिए बैतुल माल का पर्पस ही होता है कि उससे ज़रूरतमंदों की और गरीब और मोहताज और ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जाए. तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो ही हैड एक्सट्रीम, मतलब ही हैड एब्सोल्यूट राइट कि वो ऐसा कर सकते थे, और जब भी उन्होंने तो किया ऐसा, वरना ऐसा वो क्यों करते. ठीक है. तो he did not take anything for his own self but spent it for the good and the prosperity of the deserving people, जो डिजर्व कर रहे थे. ये पर्टिकुलर मेंशन करो आप, फिर ये भी बात आइडेंटिफाई करो, पर्टिकुलरली द बर्निंग ऑफ द होली कुरान की बात कर दो. मेन ये 4 मेन एलिगेशंस और चार्जेस है उस्मान के, जो आपको डिस्क्राइब करने, बाकी एडिशनल हैं. ठीक है. ये 4 पहले हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को आप ऐड करो कि ही यूज द स्टेट पास्चर्स फॉर हिज टू ग्रेज हिज फैमिली, द एनिमल्स ऑफ हिज फैमिली बनो मैया, या और जो इस तरह के जो चार्जेस हैं उसको एडिशनली में ऐड करेंगे. बट दीज आर द फर्स्ट 4 मेन चार्जेस. नेपोटिज्म, weak control over governors, spending lavishly from Baitul Mal, and 4th one is the burning of the Holy Quran. ठीक है. burning of Holy Quran भी आप देखें, it was a good work. देखो 2 तरीके होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं ना. एक वो होते हैं जो आपके जो पॉजिटिव वे में देखते हैं आपके कामों को, और एक लोग वो होते हैं जो आपके अच्छे काम को नेगेटिव, ठीक है, क्रिटिसाइज करने के लिए नेगेटिविटी उनके अंदर होती है. दोनों तरह के लोग होते हैं. काम है आपका अच्छा, लेकिन उनका देखने का अंदाज डिफरेंट है. जैसे 6 है और 9 है, जब इसको देखें तो एक कोई देखने वाला इसको 6 कहेगा, कोई कहेगा 9 है. देखने का अंदाज डिफरेंट है ना. द वे दे आर लुकिंग एट योर वर्क, इट इज़ डिफरेंट. उस्मान डिड इट, ही बर्न्ड द वर्ड ऑफ अल्लाह, ही बर्न्ड द कुरान. बट क्यों किया था? एक उसको पॉजिटिव वे में देखेगा, एक उसको नेगेटिव वे में देखेगा. तो जिसके अंदर नेगेटिविटी है हज़रत उस्मान से रिलेटेड या बनो मैया से रिलेटेड, तो ही विल क्रिएट एन नियत देखते हैं. अल्लाह ताला भी देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्सन्स इंटेंशन. ही हैड नॉट बर्न्ड द कुरान just by his own personal opinion. It was not his personal opinion. He did it after having consultation with Majlis Shura, the advisory council. And initially this work has been admired. He received great admiration from the people कि Caliph had done such a great work. और आप खुद सोचो, अगर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त ये काम नहीं किया होता, आज पूरी जो होल मुस्लिम उम्मा जिस बात के ऊपर एग्री करती कि फिरके बने हुए, अगर सोचो कुरान भी एक ना होता, अगर कुरान भी एक ना होता तो फिर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती. कम अज़ कम एटलीस्ट ऑल मुस्लिम्स दे एग्री दैट दिस कुरान इज एग्जैक्टली व्हाट दैट हैज़ बीन रिवील्ड ऑन द होली प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम. दिस इज़ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, जिसके ऊपर सब एग्री कर रहे हैं. ठीक है. इफ़ दैट वर्क हैज़ नॉट बीन डन एट दैट टाइम, देयर वुड बी सो मच chaos, there would be so much divisions in the Muslims. So he did a great work and he had been admired by the people. जलाना इसलिए ज़रूरी था कि later on these fake copies and these different copies could be circulated later on with the passage of time by these hypocrites, by these munafiqeen, and they could have created a disunity amongst the Muslims कि ऐसा ऐसा कर दिया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. So he did it, okay, at that particular time, and it maintained the unity of the Muslim Ummah because of that. So all the unauthentic copies were burned. So initially he received the great admiration, but afterward the rebels, the mischief makers, they raised a hue and cry against the caliph that he had burned some of the authentic volumes of the Holy Quran. ठीक है. तो ये सारी बातें इनके अगेंस्ट हो गई. एंड देन लास्टली हाउ ही हैज़ बीन असैसिनेटेड. तो हमने देखा था कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो था वो कहाँ था. दैट वाज इन कूफा, बसरा एंड इजिप्ट. इन इलाकों में था ना प्रॉब्लम. वहाँ पे दे पीपल वर हैविंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ इन लोगों को कंप्लेंट्स ज़्यादा थी. तो फिर कहाँ से अपराइजिंग स्टार्ट हुई. आप ये भी इनके अगेंस्ट एक चार्ज लिख सकते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had a ring. Again, that ring was of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and
This ring was passed on to the first Caliph Abu Bakr, and then after Abu Bakr it was passed to the next Caliph Umar, and then it was passed to the third Caliph Usman. ठीक है, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, the aged Caliph, once again concerned about the safe supply of the drinking water for the people of मदीना मुनव्वरा. मदीना मुनव्वरा में फिर वो पहले भी उन्होंने पानी का अरेंजमेंट किया था, अब फिर पानी की कुछ शॉर्टेज थी, आबादी और पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी, तो ही वॉज वेरी मच कंसर्न. तो वो एक जो टीम जो वर्क कर रही थी वहाँ पे, उनको हिदायत दे रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे, जो क्या कर रहे थे, दे वर डीपनिंग द अरीस वेल. जो कौन सा वेल था, अरीस वेल को फर्दर डीप किया जा रहा था इन मदीना मुनव्वरा. So as he leaned over the wall of the well, his old fingers gripping the stone wall, ठीक है, the signet ring of the Holy Prophet Muhammad peace upon him fell, ठीक है, which had been passed from Abu Bakr to the Caliph, ठीक है, इस तरीके से. Despite every effort to find it, it was never recovered, and this loss of the ring of Hazrat Muhammad peace upon him, on which it was inscribed, Allah the best potentates, ठीक है, went in to divide the caliphate of Usman रज़ियल्लाहु अन्हु. हमने देख लिया कि रीजंस क्या थी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के अगेंस्ट, ठीक है, उनके खिलाफ. और वो रीजंस अरीस, वेल अरीस, AREES, अरीस, ठीक है. we had discussed the reasons behind. So what happened actually and how he has been assassinated, the rebellion in Medina Munawwara, how it started and how it grew further. So the protesters, from where they came from three places, three garrison towns. These were the garrison towns: Kufa, Basra and Egypt. So the protesters fulfilled their plans with admirable speed and efficiency. 3 columns of men, okay, apparently on their way to Makkah Mukarramah for the pilgrimage. So they are going to perform pilgrimage. Left the garrison cities. Which were the garrison cities? 3: Kufa, Basra and Egypt. Once they reached Medina Munawwara, they made separate bases in their accustomed camping grounds on the dry riverbeds that surrounded the oasis. There was no violence, but the arrival of the armed men shocked the population into a renewed support of the old caliph. The rebels sent deputations to the 3 most respected members. कौन? Ali, Talha and Zubair. उनके पास भेजा कि they had several complaints against Usman रज़ियल्लाहु अन्हु. अब्दुर्रहमान बिन औफ वॉज नो लॉन्गर अलाइव. तो 3 जो लोग थे, जो बाकी थे, उस कमेटी के उनके पास अपने भेजा. एट फर्स्ट द कंपेनियंस रिव्यूड द रेबल्स फ्रॉम कमिंग ऑन. उनको डांट डपट की कि आप असलहा और वेपन्स लेकर क्यों आए. एंड अनकॉल्ड फॉर टू द होली सिटी एंड रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद देम. As the deadlock intensified, Hazrat Ali agreed to act as an intermediary and advised Hazrat Usman that the unpopular Abdullah bin Saad to be removed from the governorship of Egypt, as this would be sufficiently generous to compromise and would send the rebels back. तो जो सारे एतराज़ात थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको पुट डाउन किया, ये सारे गलत हैं. जो उनकी एक मेन डिमांड थी, जिसकी वजह से हज़रत अली ने रियलाइज़ किया कि ये जो अपराइजिंग है, जो रिवोल्ट है, इसको दबाया जा सकता है, वो ये है कि इजिप्ट के गवर्नर अब्दुल्ला बिन साद को हटा दिया जाए और उनकी जगह मोहम्मद बिन अबू बकर को अपॉइंट कर दिया जाए. तो उन्होंने हज़रत उस्मान को कन्विंस किया, ठीक है, उनसे क्या सेटिस्फाई किया कि रिमूव द गवर्नरशिप ऑफ इजिप्ट, अब्दुल्ला शुड बी रिमूव फ्रॉम द गवर्नरशिप ऑफ इजिप्ट, ठीक है, और उनकी जगह ठीक है वो द रेबल्स हाउएवर इंसिस्टेड दैट अब्दुल्ला द यंगेस्ट सन ऑफ अबू बकर. यहाँ अब्दुल्ला लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगह मोहम्मद बिन अबू बकर की बात आती है, ठीक है, आप मोहम्मद बिन अबू बकर की बात लिखते हैं. टू बी मेड द गवर्नर. द कैलिफ एग्रीड एंड द रेबल्स प्रिपेयर्ड टू मार्च होम. वो वापस जाने लगे. 3 days, 3 दिन बाद जब ये लोग चले गए, तो 3 days into their march back to Fustat. Fustat is in Egypt. That was the garrison town of Egypt, the cantonment of Egypt. Fustat हमने पहले हज़रत उमर के अंदर पढ़ा था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु built a cantonment in Egypt and that was Fustat. Fustat आजकल के कायरो is the capital of Egypt, ठीक है, उसके साथ है बिल्कुल. वो पहले ये कैपिटल था Fustat, अब कायरो कैपिटल है उसी के साथ, ठीक है. So the rebel column from Egypt was overtaken by an African slave. उस African slave के पास से एक लेटर मिला, ठीक है. तो लेटर था, it was found in his leather pouch with the caliph's new seal on it. The letter was open. It is requested to Abdullah. लेटर में क्या लिखा है? अब्दुल्ला जो गवर्नर कहाँ के हैं? इजिप्ट के. उनको क्या रिक्वेस्ट की जा रही है? रिक्वेस्ट टू अब्दुल्ला टू अरेस्ट द रिंग लीडर्स एंड पुट देम टू डेथ ऑन देयर रिटर्न. कि मोहम्मद बिन अबू बकर और ये रेबल्स के साथ जो लोग हैं जो डिमांड करने आए थे चेंज करने के लिए, अपॉन देयर अराइवल इन इजिप्ट
ठीक है, इनके साथ मोहम्मद बिन अबू बकर और उनके सपोर्टर्स को क्या कर दिया जाए, पुट देम टू डेथ ऑन देयर रिटर्न. सो द रेबल्स वर फ्यूरियस. ये जो मिसचीफ मेकर्स थे, जो अब राइजिंग वाले थे, दे गॉट फ्यूरियस. दे टर्न्ड अराउंड एंड रोड हार्ड टू मदीना मुनव्वरा. These rebels from Kufa and Basra also joined them. सिर्फ इजिप्ट से ही वापस नहीं आए, कूफा और बसरा वाले भी वापस आ गए, ज्वाइन कर लिए. Ali once again agreed to arbitrate. Usman denied all knowledge of the letter but freely admitted that the slave was from his household. The mystery surrounding the letter has never been solved. It was a fake letter that has been, this stamp could have been misused, okay, or such stuff, because Usman radhiyallahu anhu swore that he has not passed any such letter. Okay, so we know that Usman radhiyallahu anhu could not pass any such letter because earlier he had accepted and he has changed the governor. How he could change? And if he had done, he would have accepted it openly. ठीक है, तो दिस वॉज द फोर्थ लेटर. वो जारी बात है, फोर्थ लेटर इसलिए क्योंकि वो फेक अपनी तरफ से खड़ा हुआ है, बिकॉज उन्होंने जो सारी जो प्लानिंग की हुई थी, हो ये सकता है कि उन्होंने ये प्लानिंग की होगी कि वो हज़रत उस्मान को फोर्स करेंगे गवर्नर चेंज करने के लिए. उस्मान नहीं करेंगे तो वो एक्सक्यूज़ बना के उनको हटा देंगे या उनको कत्ल कर देंगे. अब देखा कि हज़रत उस्मान ने तो एक्सेप्ट कर लिया, हज़रत अली की बात मान ली, अब क्या करें. अब कोई ना कोई चाल तो चलनी थी कि कैसे ये तो बात हमारी मान ली गई, अब हमारे पास और कोई बहाना भी नहीं रहा कि अब हम क्या करें. तो ये एक नई चाल चल के आ गए वहाँ से. ठीक है, तो ये इन्होंने इनके ख़िलाफ़ ऐसा किया. ठीक है, उसको ब्राइब कर दिया होगा, उनके हाउस होल्ड का जो स्लेव था उसको ब्राइब किया होगा, या जो कुछ भी किया होगा, वट एवर, बिकॉज वो तो मिसचीफ मेकर्स हैं, उनको तो कुछ भी कर सकते हैं. वो दे वर द हिपोक्रेट्स, दे वर लेड बाय अब्दुल्ला बिन सबा. अब्दुल्ला बिन सबा ने उनको कम्प्लीटली ब्रेन वॉश किया हुआ था. तो उस्मान behaved with all the dignity of the years of his years. He promised to listen the grievances of the rebels and address them, but he could not. He said, take off a उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं एक काम नहीं कर सकता, मैं उनकी सारी बातें सुन सकता हूँ, उनको जवाब दे सकता हूँ, मैं एक काम नहीं कर सकता. बट ही कुड नॉट, क्या नहीं कर सकते, टेक ऑफ अ ड्रेस इन विच अल्लाह हैड ड्रेस्ड मी. मतलब खिलाफत का लिबास. किसका लिबास? खिलाफत की गाउन, द गाउन ऑफ हिज खिलाफत. जो अल्लाह ताला ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इस लिबास को, खिलाफत के लिबास को, इस ड्रेस को मैं नहीं उतार सकता, मैं इसको. तो व्हाट ही सेड, ही कुड नॉट टेक ऑफ अ ड्रेस विच इन विच अल्लाह हैड ड्रेस्ड हिम. अल्लाह ने उनको पहनाया. तो ये लोग नहीं हो सकते कि वो आपको फोर्स करेंगे, वो आपसे कहेंगे इस खिलाफत को छोड़ दो और इस खिलाफत से पीछे हट जाओ. ही हाउएवर रिफ्यूज टू कॉल द आर्मी टू फाइट हिज फेलो मुस्लिम्स. ये भी मना कर, लोगों ने कहा कि आप ऐसा करें, इजाज़त दें, आर्म्ड एक्सपीडिशन की जाए, इनके खिलाफ जंग की जाए, इनको मारा जाए. उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना कर दिया. वाई? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेड मुस्लिम्स ब्लड फॉर द सेक ऑफ हिज खिलाफत. अपने आप को तो मुस्लिम कह रहे हैं, तो वो हिपोक्रेट्स की बातों में आ गए ना, इन मुनाफिकों की बातें में, इन ज्यूज़ की जो उन्होंने इनके कान इतने भरे, इनको इतना इंस्टिगेट किया. ऐसा नहीं होता, हमारी सोसाइटी में भी तो होता है. अच्छे भले लोग जो होते हैं वो अपने लीडर्स की बात में आके क्या से क्या कर जाते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे रिमार्क्स दे देते हैं, फिर बाद में फंसते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे गलत हो गया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया. ऐसा होता है, लोग जोश में आ जाते हैं. ठीक है, और ऐसा कर जाते, हाँ, तो ऐसा हो जाता है जोश में आके, और बाद में फिर उनको अफसोस होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया हमने. इलेक्टेड कैलिफ उस्मान हैज़ बीन इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ अ पैनल, अ ग्रुप ऑफ कंपेनियंस. अगर किसी को मसला था, अगर वो सही काम नहीं कर रहे थे, तो दे वर देयर टू एड्रेस एंड टू टेक एक्शन. अली वॉज देयर, तलहा एंड जुबैर वर देयर, दीज सीनियर कंपेनियंस वर देयर. दे कुड हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट उस्मान के दैट यू आर नॉट डूइंग वेल. ठीक है, यू आर नॉट फिट. उनको कोई मसला नहीं है, ये आ गए कि टू फोर्स हिम टू बी डिपोज हिम फ्रॉम द पोस्ट ऑफ खिलाफत. तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज कि ऐसा नहीं हो सकता. Ali and Zubair and Talha sent their sons to guard Hazrat Usman. Hazrat Ali sent both of his sons, Hassan and Hussein. Okay, Zubair sent his son Abdullah. In the same way, Talha also sent his son to protect Usman from Usman's door from any direct assault. The time for a satisfactory compromise was swiftly passing. When these rebels received news that an elite force dispatched from Syria by Muawiyah was just 120 kilometers from Medina, they decided to act. It was 18th Zilhaj, 35 AH. Okay, it was 18th Zilhaj, 35 AH when Usman was assassinated. Since majority of the Muslims were in Makkah for the performance of Hajj, हज के लिए गए हुए थे, तो अब
वापस आने का भी टाइम था, ज़ाहिर बात है मक्का से कहाँ आते हैं, मदीना विजिट करेंगे. एंड दे रियलाइज दैट उस्मान वुड हैव so many supporters, and also an elite force was also coming from Syria sent by Muawiyah. So at the house of Hazrat Usman, as the house of Usman was to be attacked and surrounded, the companions of the Prophet peace upon him pleaded with Hazrat Usman that he allow them to defend him, but repeatedly refused and ordered them through his authority as the caliph to avoid any further bloodshed. Don't do anything for me, ठीक है, don't cause and shed blood, because he realized कि एक दफ़ा मुसलमानों का अगर खून एक दूसरे के हाथ बहना शुरू हुआ ना तो फिर ये नहीं रुकेगा, उनको अंदाज़ा था. एंड ही डिड नॉट वांट कि वो इसका ज़रिया बने, मुसलमानों की आपस की लड़ाई का, सिविल वॉर का वो खुद ज़रिया नहीं बनना चाहते थे. इसी वजह से उन्होंने अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर अनाउंस भी किया कि लोगों, अगर तुमने आज मुझे शहीद कर दिया तो कल इकट्ठे होकर नमाज भी नहीं पढ़ सकोगे, तुम्हारी यूनिटी ख़त्म हो जाएगी. और यही हुआ. उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद, आफ्टर हिज मार्टरडम, द मुस्लिम उम्मा गॉट डिवाइडेड, सिविल वॉर स्टार्टेड, ठीक है, एंड दे फॉट विद वन अनदर, एंड दे गॉट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्ट्स एंड फर्दर सेक्ट्स. आगे सेक्ट और सेक्ट और फर्दर सेक्ट के अंदर वो डिवाइड होते चले गए. यही हुआ, ठीक है. उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु was assassinated and the unity of the Muslim Ummah was lost afterwards. So sir, at this point, no sect existed. There was just They were one. They were all one. Usman was the caliph. Later on, disputed over the caliph. The Islamic empire got divided. Two civil war fought during the caliphate of Ali Radhiyallahu Ta'ala anhu, and there were further division which happened later on afterwards. ठीक है. So the sons of the several companions, including Hazrat Hassan, Hazrat Hussain, Talha, and so many others, they were there. ठीक है. So pleaded one last time with Usman to allow them to fight in his defense. He strictly refused and showed that they all returned to their homes knowing that he was the sole target. उनको पता था कि he was the target and their target was Usman. ठीक है. So that is why as a result there could be no escape for the Usman as the rebels. जी पहले से बताया बता. He was aware. ठीक है, आगे वो बात भी आ जाएगी हमारे पास. ठीक है. तो he had been predicted, his martyrdom has been predicted by Hazrat Muhammad peace upon him himself. As a result, there could be no escape for the Usman as the rebels reached the caliph just as the azan for the Friday prayer was being called out, and he was alone in his room with his wife Naila reading the Quran. As the sword pierced the caliph's forehead, the first drop of his blood fell on the verse number 137 of Surah Baqarah. Okay, you can mention that Allah will suffice you as against them, and he is all hearing and he is all knowing. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ठीक है, these verses and Usman's great pride, his personal copy of the first Quran from which he was reading when the rebels burst into his room, was soon to be drenched with the blood. In the skirmish that followed, his wife Naila was wounded while trying to protect him, and in this process she lost 2 of her fingers. Usman was indeed dead. Okay, and with him so was the unity of the Muslim world, which was also ended. With the end of Usman's Khilafat, the unity of the Muslim world also ended. It became dead. ठीक है, unity ख़त्म हो गई. That was all about the main events of the Caliphate of Usman Radhiyallahu Ta'ala anhu.